उत्तराखंड को बने 22 साल हो चुके हैं। इन 22 सालों में उत्तराखंड के सरकारी पदों में सबसे ज़्यादा नौकरियां लगी हैं भारी प्रदेशों के लोगों की। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या आप ये बात जानते हैं? आप ये भी जानते होंगे कि उत्तराखंड के इन 22 सालों में कई नेताओं की सरकारें आई हैं। इन सबसे अच्छे नेताओं में वो कौन सा नेता है जिसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां लगी हैं? क्या ये बात आप जानते हैं? नहीं जानते तो सुनिए इस इंटरव्यू को। मैंने आज इंटरव्यू लिया है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह रावत जी का। उनसे बातों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो इतनी लंबी बातें हुई और बड़ा मजा आया। उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए और मैं खुद हैरान हो गया। आप इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि उत्तराखंड ने इतने होनहार नेता को पर्दे के पीछे रखा क्यों है। एक और बात, क्या 2027 में वो रामनगर का चुनाव लड़ने वाले हैं? ये सवाल है इस इंटरव्यू में। सुन पाएगा उनकी मंशा क्या है। इंटरव्यू बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए इस इंटरव्यू को मैंने 2 पार्ट में रखा है। पहले पार्ट में उन्हें आप सुन पाएंगे, दूसरे पार्ट में फिर कभी। फिलहाल सुनिए आनंद सिंह रावत जी का बिंदास इंटरव्यू। मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आनंद रावत। और ये परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन आजकल फेसबुक पोस्ट में इनका एक शब्द बड़ा चर्चित हो रहा है, एड़ा। एड़ा के क्या प्रयास हम लगाएंगे, आप इस पूरे इंटरव्यू को सुन पाएंगे तो आप जान पाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की एक जान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के लिए एक अनमोल पहचान दिलाने वाले हरीश रावत जी के सुपुत्र आनंद रावत जी। आनंद रावत जी, आपका हमारे चैनल रवि के बिंदास बोल में स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी। तो सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसी पोस्ट लिखी जो मैंने अपने इन 20 साल के इतिहास में किसी भी उत्तराखंड के नेता से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसे बुनियादी मुद्दों पर काम करेगा। तो ये सोच कहाँ से आई आपके अंदर? मैं इस तरीके के बुनियादी सवाल जब से मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ तब से लगातार उठाता आ रहा हूँ। बस ये है कि हमारे पत्रकार साथियों की नज़र ही नायक आदमी हैं। और वो जो मेरा शब्द मैंने इस्तेमाल किया वो बहुत सोच समझ करके किया, क्योंकि मेरा का मतलब जुनूनी होता है। अब देखिए 2012 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने इस शब्द का प्रयोग किया अरविंद केजरीवाल जी के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी ने इस शब्द का व्याख्या किया कि मेरा का मतलब जुनूनी है। और 2013 विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस शब्द की सार्थकता को भी साबित कर दिया। तो मेरा मतलब जुनूनी, और मेरा ये जुनून है। मैं हमेशा जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, उनके सामने जो राज्य के बुनियादी सवाल हैं उनके सामने रखता हूँ। अच्छा, आज तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने लोग हैं, कि हमारे उत्तराखंड की राजनीति में जितने भी हमारे परिवारवाद को ज़्यादा महत्व नहीं मिलता। अभी तक आप देखते आएंगे जितने मुख्यमंत्री भी मिले हैं हमको, उसमें से अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की बात करें, परिवारवाद। अगर हम बात करेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी, परिवारवाद। पर हरीश रावत जी ने अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास नहीं किए, यानी कि अपने उत्तराधिकारी बनाए नहीं आगे। उसके पीछे क्या कारण है? हरीश रावत जी इस प्रदेश के राजनीति के वटवृक्ष और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, और उनकी विरासत कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। उनकी विरासत हर वो संघर्षशील व्यक्ति अग्रसर कर सकता है जो उनसे कुछ सीखता हो। और मैंने भी उनसे सीखा। आप अगर मेरी पोस्ट में पढ़े हो तो मैंने जो साफ शब्दों में कहा कि आपने मेरी बातों को हमेशा एक नेता की दृष्टि से देखा। बहुत साफ सी बात है। मैंने ये पहली बार नहीं, मैंने कई मौकों पर इस बात को कहा है कि मेरे नेता हैं और उनसे तमाम युवा लोग सीखते हैं। वैसे मैं भी साधक हूँ, उनसे सीखते हैं। और आज की तारीख में हमारा जब से ये रिजल्ट आया है, मैं सिडकुल में जो हमारे युवा साथी लोग जो कॉन्टैक्ट में आइडिया है और सिडकुल में काम करते हैं, आजकल मैं उनको फ्रेंच सिखा रहा हूँ, फ्रेंच भाषा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मैं फ्रेंच भाषा सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी विजन है इस राज्य को लेकर के कि इस राज्य में फ्रेंच भाषा बोलने वाले पर्यटक भी आए। और यूरोप के जितने भी फ्रेंच भाषी देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, बेल्जियम हो, कनाडा हो, स्विट्जरलैंड हो, ये बहुत ही रिच देश हैं, बहुत ही संपूर्ण अपने आप में हैं। और एक मैसेज हमको उन देशों तक पहुंचाना है कि उत्तराखंड की वादियां उनका इंतजार कर रही हैं और उत्तराखंड में घूमना बहुत सस्ता है। अब देखिए $1 की कीमत 77 रुपये हो चुकी है। और अगर वो एक दिन में माना कि $500 कमाते हैं और उस $500 को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लाखों में हो जाएगा। तो यहाँ तो घूमना सबसे सस्ता है। और हमारे
सरकारों को और हमारे नीति निर्धारकों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को इस बात को समझना चाहिए कि इस विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, चाइनीज़ बोली जाती है, फिर फ्रेंच बोली जाती है। अच्छा, चाइनीज़ लोग जो है वो पर्यटन वगैरह में उनका उतना ध्यान नहीं रहता, वो क्योंकि उद्यमी स्वभाव के होते हैं, उनको बिजनेस और इस सब करना होता है। तो जो भी बिजनेस कंट्रीज होती हैं वहाँ पर उनको घूमने का, देखने का ज़्यादा उनको वो रहता है। लेकिन फ्रांस, फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज जो हैं, जो फ्रेंच भाषी देश हैं, उनको हमें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। और हमारे देश में ही पुदुचेरी एक उदाहरण है। पुदुचेरी का तमिल के बाद जो है फ्रेंच वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और फ्रेंच स्पीकिंग लोग पुदुचेरी की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, गोवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? ताजमहल हमारे उत्तराखंड से बिल्कुल नज़दीक में है, और ताजमहल अपने आप में एक अजूबा है, तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो हमको आकर्षित करना चाहिए। हमारे प्रदेश की महिलाएं, यहाँ की लड़कियाँ अब सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग कर रही हैं। वो ट्रैवल एजेंट के तौर पर बहुत बढ़िया काम कर सकती हैं। वो एक ब्रिज का काम कर सकती हैं, जो हमारे होम स्टे हैं और जो हमारे पर्यटक हैं, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम कर सकते हैं एजेंट के तौर पर। और इससे उनकी भी आय होगी, और जो पर्यटक आ रहे हैं तो उनको भी एक माध्यम मिलेगा, उनको भी पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस चीज़ का हम क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं? देखिए, आप सुन रहे हैं आनंद रावत जी को, जो वो बोल रहे हैं, हालांकि आपको लग रहा है ये क्या बातें हो रही हैं, पर आप देखिए हमारे उत्तराखंड को एक मजबूत विपक्ष चाहिए। वो विपक्ष जो बुनियादी मुद्दों पर बात करें। ये जो पोस्ट जिसके हम लिंक में डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं उनकी पोस्ट को। उन्होंने वो बुनियादी सवाल उठाए हैं। दरअसल हमारे उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी मैं सवाल करूंगा। उस पलायन को रोकने के लिए हमें जरूरी है कि हम बुनियादी मुद्दों पर बात करें। उन्होंने ITI की बात करी है, उन्होंने पॉलिटेक्निक की बात करी है। मुझे नहीं लगता कि इस बीच कभी भी बात हुई है। अच्छा, उत्तराखंड में कांग्रेस के हारने का बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? अब इसमें तो हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो मंथन करेंगे। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और जो भी उनका आदेश होता है हम कांग्रेस का झंडा लेकर के मैदान में कूद पड़ते हैं। तो क्यों हारे, क्या वो परिस्थितियाँ रही, उसका मंथन पार्टी को। अच्छा, लोग ये मानते हैं कि हरीश रावत जी ने यहाँ से रामनगर से चुनाव टिकट मिला और वो रणजीत रावत जी डर के मारे लालकुआं चले गए। तो इस डर के कारण जो सेनापति खुद डर गया, हार गया, इस कारण से कांग्रेस को करारी हार मिली, ऐसा विरोधी पक्ष कहते हैं। क्या इसमें सच्चाई मानते हैं आप? देखिए, इस घटनाक्रम को मैं इस तरीके से नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ कि चक्रव्यूह जो होता है ना, चक्रव्यूह में महाभारत में, उस चक्रव्यूह में अर्जुन को तो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना ही नहीं था। उस चक्रव्यूह के अंदर तो अभिमन्यु को ही प्रवेश करना था। तो परिस्थिति आप देखिए कि वैसे ही परिस्थितियाँ पिताजी के लिए बनी कि उनका टिकट भी हुआ, आधिकारिक तौर पर घोषणा भी हुई। लेकिन सत्य बात है कि अर्जुन को तो चक्रव्यूह में, यहाँ पे अभिमन्यु, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अब मैंने तो आपको एक बात कही है, क्योंकि आपने चक्रव्यूह की बात कही है। तो देखिए, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप रामनगर में मुझे काफी देखा होगा, देखिए बिंदास भाई वालों को। मैं आज ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कि हमारे सामने, खैर मुझे नहीं मालूम कि उनके मन की इच्छा क्या है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिमन्यु के तौर पे रामनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अगले उम्मीदवार 2022 में निश्चित रूप से होने जा रहे हैं 2027 में आनंद रावत। ये लिख लीजिए आप। हालांकि आपको ये लगने होगा, पर मुझे ये लगता है अभिमन्यु की जो बात हुई है, और इसे आप ब्रेकिंग न्यूज भी मान सकते हैं, 2027 में ये अभिमन्यु किला तोड़ेगा। क्या ऐसा हो पाएगा? 2022 और 2027 5 साल का अंतर है, और मैं हमेशा अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य रखता हूँ। और आने वाले 2 साल में मेरे जो मुख्य लक्ष्य हैं, जो इस राज्य के प्रमुख सवाल हैं, वनाग्नि, वो मेरी कार्यशैली का केंद्र बिंदु रहेगा। क्योंकि मैं अगले 2 सालों में इस समस्या का समाधान इस प्रदेश के प्रमुख नेताओं से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके सामने मैं उनके कार्यशैली में चाहता हूँ कि ये केंद्र बिंदु बने वनाग्नि। क्योंकि अब देखिए ये हर साल विकराल रूप लेता जा रहा है। दूसरा है मानव वन्य संघर्ष जो बढ़ता जा रहा है, जो आदमखोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप कोई भी प्रमुख नेता ले लीजिए, उसका विधानसभा क्षेत्र में विवाद जो है आदमखोर हो रखा है। अभी आप चंपावत का उदाहरण ले लीजिए, अब चंपावत के लोगों से पूछिए जरा, आसपास के क्षेत्रों में जो है बाघ का दहशत बनी हुई है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो ईरान तुरान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस छोटी सी समस्या की बात नहीं कर रहे। और हम सब जानते हैं। एक सेकेंड में राजू तो कहूंगा, आपने वनाग्नि की बात की, आपने ITI पॉलिटेक्निक के अपने पोस्ट के माध्यम से बात की है, आप वनाग्नि की भी आप बात कर रहे हैं, आप जो ये आदमखोर होते
जानवरों की भी बात कर रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर कौन नेता बात कर रहा है आजकल? सारे मुद्दे तो कुछ और ही मुद्दों पे बात हो रही है, आप तो ये अलग ही बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड की जनता बात ही नहीं करना चाहती। तो लगता नहीं है ये जो मुद्दे हैं उत्तराखंड की जनता के लिए ये बोर मुद्दे हैं, लगता है आपको ऐसा? तभी तो बोला ना कि मैं येड़ा हूँ करके ना, मैं जुनूनी हूँ। और ये सवाल है, अब सवाल है, मैंने 2019 में जो है एक गीत के माध्यम से इस प्रदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया, और चंद्र सिंह राही जी का इरफान बाबा रे वाला भी गाना आया था, लेकिन उस गीतों के हम लोग संदेश को नहीं पिक कर पाए, हमारे नेता लोग उस संदेश को नहीं पिक कर पाए। और मानव गम्य संघर्ष जो है, आप देखिए पिछले 22 सालों में 14 बार उत्तराखंड के बच्चों को वीरता पुरस्कार मिल चुका है, और 14 में से 11 बार बच्चों को गुलदार से लड़ने के लिए मिला है, और ये हर जिले के एक बच्चा औसतन है। तब ये पीड़ा किसकी है, कौन देखेगा? आप ये कह रहे हैं कि जो 14 बच्चों को वीरता का पुरस्कार मिला है, उनसे 11 बच्चों को जानवरों तेंदुए से लड़ते हुए मिला है, ये बात कहना चाह रहे हैं? जी। क्या आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं लोग इस बात को जानते हैं कि उत्तराखंड में कि जो 14 बाल पुरस्कार मिले हैं उनमें से 11 पुरस्कार मिले हैं तेंदुए से लड़ते हुए? क्या आपको बात पता है? टिप्पणी बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। लेकिन इतने महीन मुद्दों पर ये बात कर रहे हैं, और सच कहूं आनंद राव जी, मैं आपके मुख पर कह रहा हूं कि इस तरह का इंटरव्यू लेते हुए पहली बार मुझको इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है कि आप जरूरी मुद्दों के बारे में और इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वास्तव में उत्तराखंड में इस तरह की बातें होनी चाहिए। अब मेरा अगला ये सवाल है कि उत्तराखंड में जब हरीश रावत जी की हार हुई तो हरीश रावत जी भी मांगते हैं, कांग्रेस का जो कोर कमेटी ये मांगती है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की मुद्दे पर भी, हिंदू मुसलमान मुद्दे पर कांग्रेस की हार हुई। क्या आपको लगता है कि ये हिंदू मुसलमान मुद्दा भी हावी हुआ? देखिए, इस विषय में जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने रुख पहले दिन से स्पष्ट कर दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रामक प्रचार है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है कुछ न कुछ ऐसे भ्रामक मुद्दों के उस पर अपने पार्टी की रणनीति बनाती है, और उस जाल में जो है दौरान में जनता बहकावे में आ गई। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ये मुद्दा था ही नहीं, कांग्रेस के लिए मुद्दा था ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये भ्रामक प्रचार के तौर पर इसको किया, तो इस पर हमारी पार्टी के नेताओं ने और पार्टी ने बहुत स्पष्ट उस पर रुख कर दिया है। देखिए आनंद जी, जिस तरह से आप विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि उत्तराखंड में ऐसे युवा नेताओं को आगे आना चाहिए, पर हमारे प्रदेश में इस समय 2 मुद्दे बड़े हावी हैं, भू कानून, परिसीमन। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? दूसरा, हिंदू मुसलमान मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मोदी, तो मोदी और हिंदू मुसलमान मुद्दों से आप कांग्रेस कैसे पार पाएगी? एक युवा नेता होने के कारण मुझे आपसे विचार चाहिए। आपने एक सवाल किया कि इस प्रदेश में जो युवा जुनूनी तरीके से ज़मीन पे काम कर रहा है उनको आगे आना चाहिए, और मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। और मैं व्यक्तिगत तौर पर एक पुत्र होने के नाते मैं अपने पिताजी से भी कई बार इस बात की अपील कर चुका हूँ कि आपका भी दायित्व बनता है कि आप जो ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। मैंने कई उदाहरण दिए, जैसे डीडीहाट की हमारी एक नगर पालिका चेयरमैन है कंदा चुखाल जी, उनका जन्म उदयपुर में हुआ, राजस्थानी हुए जन्म से, शादी के बाद वो डीडीहाट आई, और लेकिन उन्होंने कार्य करके दिया तो जनता ने उनको स्वीकारा, जिताया उनको। ऐसे ही हमारी नंदप्रयाग की नगर पालिका अध्यक्ष है हिमानी जी, उनको स्वच्छता में उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के फलक पे जो है कहीं उनकी चर्चा कोई कर ही नहीं रहा है। और ऐसे एक लंबी फहरिस्त है, हमारे दया किशन कॉलोनी जी हैं, पूरी जिला पंचायत सदस्य, जुनूनी तरीके से जो है वो जन मुद्दों को लेकर के संवेदनशील रहते हैं। देखिए ये आगे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये लेकिन जो अब सवाल है कि हिमानी जी जैसे नंदप्रयाग में उनको स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इंदौर नगर निगम आज पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना है, क्योंकि उन्होंने पिछले 6-7 सालों में जो है जो स्वच्छता का एक मानक वहाँ पर तय किया। तो मेरी दिली इच्छा है कि इतने ही स्वच्छ नगर निगम क्षेत्र हमारा हल्द्वानी बने, हमारा देहरादून बने, हरिद्वार बने, काशीपुर बने, रुद्रपुर बने, और ये संभव है। और हमारे प्रमुख नेताओं को जो है जो भी जमीनी स्तर पे जो एक कार्यकर्ता लोग या नेता लोग काम कर रहे हैं, इनका एक डेलीगेशन ले जा करके उनको वहाँ पर विजिट कराएं। हमें पूरी जिम्मेदारी हमें पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों और मंत्री अधिकारियों और नेताओं पर क्यों छोड़ते हैं? ये राज्य सभी का है। मेरा कहने का मतलब ये था सर, आपकी विचार बहुत अच्छे हैं,
लेकिन आप मोदी से और हिंदू मुसलमान मुद्दे से कैसे पार पाएंगे? आपके जो विचार हैं वो तब अमली जमा हो पाएगा जब आपकी सरकार आएगी ना। सरकार तो आने के लक्ष्य मुझे लग ही नहीं रही, क्योंकि आप इन मुद्दों से पार नहीं पा पाएंगे। इन मुद्दों के लिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मोदी रूपी जो विचार है, जो भी उनका विचार है, मोदी रूपी जो भी विचार है, वो भी तो ज़मीन से ही निकल करके आया है ना। और हमारा भी जो विचार है वो भी धरातल से ही निकल करके आ रहा है। बस ये है कि हम कितने जुनूनी तरीके से अपने विचार को लोगों के मन मस्तिष्क तक पहुँचा सकते हैं। और मुझे अपने विचार पर पूरा भरोसा है, मुझे अपनी कार्यशैली पर पूरा भरोसा है। मेरे पिताजी लगभग 2.5 वर्ष के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 2.5-3 साल के लिए, और उन्होंने हमारे उत्तराखंड के जो मूलभूत बातें थी, चाहे वो भीमल हो, कंडाली हो, या जितने भी हमारे मडुआ, झूरा, इन सबको लेकर के उन्होंने अपने बातें की, कार्यशैली के आधार पर जो है उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और मेरा अपना मानना है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक ब्लॉक को अडॉप्ट करना चाहूँगा, और जितनी भी उनकी ये नीतियाँ थी उन सबको उस ब्लॉक में इम्प्लीमेंट करके उसको हकीकत धरातल की कसौटी पर कसना चाहता हूँ। क्या वो सफल हो सकते हैं मुद्दे या नहीं? अच्छा, आपने जिक्र किया हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आपको उनकी सबसे ज्यादा कौन सी नीतियां पसंद आई? दूसरा, तिवारी जी के शासनकाल में और मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं, उनकी नीतियों में आप तुलनात्मक अध्ययन करके बताइएगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी जो मुख्य नीति है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया ऐसे उत्तराखंड नागरिक, एक बेटे के रूप में रहे, वो मुझे प्लीज बताएं आप। देखिए, इस प्रदेश में हरीश रावत जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में 17,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। मेजर भुवन चंद खंडूरी जी के कार्यकाल में 9,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। और पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें 3200, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, मात्र 3200 पदों पर या तो नौकरी मिली या प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और हरीश रावत जी ने अपने कार्यकाल में 32,000 युवाओं को जो है सरकारी नौकरी दी। लेकिन क्या रहा कि हरीश रावत जी ने इस प्रदेश के जितने भी बुनियादी सवाल थे सबको एक साथ उठाया। ये बात उनकी ब्रांडिंग की ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में 30,000 सरकारी नौकरियां लगी, 32,000 नौकरियां? देखिए, इस बारे में आप लोग जो देख पा रहे हैं, आपको मालूम था क्या? मुझे नहीं मालूम था, हालांकि बहुत लेट आया उत्तराखंड के राजनीतिक में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगर वास्तव में ये था तो ये चर्चा में क्यों नहीं आ पाई ये चीजें? मैंने कहा ना कि हरीश रावत जी ने इस प्रदेश के जितने भी बुनियादी सवाल थे सबको एक साथ उठाया, और कार्यकाल मिला उनको कि मात्र 3.25 साल का। तो अगर वो 1-2 चुनिंदा मुद्दों को ही पकड़ते और उनकी ब्रांडिंग करते और उनको बताते कि मैंने इन मुद्दों पर जो है सफलता प्राप्त किया, मुझे समय दीजिए, मैं और मुद्दों पर भी सफलता प्राप्त करूंगा। मुझे जो एक आज का युवा होने के नाते लगा कि ब्रांडिंग की कमी रही। और आप देखिए कि वो इस प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में 2 बार PCS की परीक्षा हुई, 2014 और 2016। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में पटवारी की भर्ती हुई, लेखपाल की भर्ती हुई, और समूह गौ में तमाम पदों पर भर्तियां हुई। और उनके कार्यकाल में जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, जो राज्य के प्रारंभिक वर्षों में ही बन जाना चाहिए था, वो 2014 में बना, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सरकारी पदों पर बाहर के प्रदेशों के युवा काबिज हो गए। क्योंकि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अंतर्गत ये शर्त होती है कि इन नौकरियों पर इस प्रदेश के ही युवा आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इस प्रदेश की माध्यमिक बोर्ड से इंटर किया है। तो एक क्लॉज हो जाता था अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में कि जो नौकरियाँ निकलती थी। लेकिन ये जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग इस राज्य के प्रारंभिक वर्ष में ही बन जाना चाहिए था, उसको 2014 में बनाना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले जो सरकारी नौकरियां लगी हैं उनमें अधिकतर उत्तराखंड के बाहर के लोग भी शामिल हो गए, लेकिन 2014 के बाद से ये नहीं हो पाया। देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और आनंद, मजा आया मुझे से बात करने में। इन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया जिससे उत्तराखंड के लोग अभी तक अनभिज्ञ थे। तो सुना आपने उनका ये इंटरव्यू। हरीश रावत जी के सुपुत्र का जो बयान है, अपने आप में उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू दिया है, मुझे लगता है वो परिपक्व नेता की तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया है। फ्रेंच भाषा सिखाकर वो अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, उत्तराखंड के नागरिकों को फ्री में एजुकेशन देकर। फिलहाल उनके बिंदास विचार आपने भी सुने। अगली कड़ी में रणजीत सिंह रावत और अपने संबंधों पर वो क्या बोले, उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र से अगर चुनाव लड़े तो क्या रणजीत सिंह रावत जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे,
सुनिए उनके इस शानदार इंटरव्यू को अगली कड़ी में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपका ये अपना चैनल रवि के बिंदास बोल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। जय उत्तराखंड।